हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द परीक्षार्थी क्लास ट्वेल्थ। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में जियो का सब्जेक्ट है, भूगोल का सब्जेक्ट है और वो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तलाश में है जो ऐसी वीडियोस को देख देख कर पक चुके हैं। ये कल का पेपर है, ये क्वेश्चन है, वो कर लो, आपके पेपर में कंफर्म आएगा। तो मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगा कि आज इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए, इससे अगर आपके एग्ज़ाम में सचमुच में क्वेश्चन आए, तो ही आप आगे हमारे चैनल पे विज़िट करना, अदरवाइज़ आप हमारे चैनल पे विज़िट मत करना। इसमें से कन्फर्म क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे। चैप्टर आप सभी की बात करें, तो एक-एक करके आपके सारे चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। हो सकता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, तो मैं जितने कर पाऊँ उतने ही चैप्टर को डिस्कस करूँगा, बट जो क्वेश्चन बताए जाएँगे, उनमें से आपके पेपर में कन्फर्म क्वेश्चन आएँगे। सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में चैप्टर से ही क्वेश्चन बनेगा कि मानव भूगोल को लेकर। मानव भूगोल क्या है? तो मानव भूगोल की इस चैप्टर में कुछ परिभाषाएँ आप सभी को बताई गई है। जैसे मानव भूगोल की प्रमुख परिभाषाएँ, कितनी परिभाषाएँ? 3 परिभाषाएँ। पहला रेडज़ेल के द्वारा दी गई है, दूसरा आप सभी का एलएनसी सैंपल के अनुसार है, तीसरे नंबर की परिभाषा जो है आपकी पॉल विडाल डी ला ब्लाश के द्वारा है। तो सबसे पहली और दूसरी परिभाषा सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, बट तीनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है। किस्मत खराब हो तो आपसे तीसरी परिभाषा ही पूछ ले, इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप तीनों परिभाषाएँ पढ़ के जाएँगे। सबसे पहली बात तो रेडज़ेल जी क्या कहते हैं? रेडज़ेल जी की लेकर 2 परिभाषाएँ पूछता है। एक तो डायरेक्टली कि मानव भूगोल क्या है? तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन है। एक तो ये एक्सप्लेन करते हैं। क्या कहते हैं कि मानव भूगोल क्या है? वो एक तो मानव समाज, दूसरा धरातल के बीच में संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित मतलब गहराई से। तो आपसे एक क्वेश्चन तो परिभाषा को लेकर बनेगा। दूसरा आपसे ये ऐसा पूछा जाएगा कि संश्लेषण अध्ययन पर किसने जोर दिया है? किस विद्वान ने? तो रेडज़ेल ने। याद रखना आप सभी को। आपसे ऐसे ही पूछेगा ज्ञात्मकता के बारे में किसने किसने बिल्कुल जोर दिया है? तो आपको ध्यान रखना है एलन-सी सैंपल के द्वारा दिया गया है। और तीसरा पॉल विडाल डी ला ब्लाश के द्वारा क्या बताया गया है? इनके द्वारा किस पे जोर दिया गया है? इन्होंने कैसी संकल्पना प्रस्तुत की है? इन्होंने पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंध की बात करी है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन तो आप सभी के लिए ये बन सकते हैं। इसके अलावा जैसे एलन-सी सैंपल है, इन्होंने परिभाषा क्या दी है? उन्होंने कहा है कि पृथ्वी जो है अस्थिर है। बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी अस्थिर है। जैसे पृथ्वी में मौसम बदलते रहते हैं। पृथ्वी पर अगर हम देखें तो लगातार पहले पेंजिया था, फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं धीरे-धीरे जो जितने भी महाद्वीप हैं वो एक दूसरे से दूर जाते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं और साथ ही साथ में कई सारे द्वीप हैं जो पहले विद्यमान थे, अब वो द्वीप डूबने की कगार पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी क्या है? अस्थिर है, बिल्कुल सही बात है और क्रियाशील मानव है। क्रियाशील मानव इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य जो है वो लगातार क्या कर रहा है? कुछ न कुछ क्रिया करता है। जैसे घर बनाता है, एजुकेशन लेता है और साथ ही साथ में लास्ट में बुढ़ापे में वो मर जाता है। तो इस तरीके से क्रियाशील मानव है, अपनी पूरी लाइफ में मनुष्य कुछ ना कुछ तो क्रिया करता ही करता है, तो ये याद रखना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन है जो कि पॉल विडाल डी ब्लास के द्वारा परिभाषा के ऊपर आपसे पूछा जाएगा कि इनकी परिभाषा क्या है? इन्होंने क्या कहा है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियम। हमारी पृथ्वी को कुछ नियंत्रण करने वाले भौतिक नियम हैं और इस पर रहने वाले जो जीव हैं, उनके संबंधों के जो संश्लेषित अध्ययन है, जो उनका गहराई से डीप से अध्ययन है, इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको ही हम कह देते हैं क्या कह देते हैं? इसको ही हम कह देते हैं मानव भूगोल। याद रखना है आप सभी को। अब क्वेश्चन आप सभी के पेपर में क्या आएगा, मैटर ये करता है, कैसे पूछा जाएगा, कहाँ से मुझे याद करना है, ये मैटर नहीं करता। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, हो सकता है वो किसी हेल्प बुक से हो सकता है वो आपके सपोर्टिंग मटेरियल से हो सकता है वो और कहीं से भी हो। बट आपको मेन बात है कि आपको आंसर याद होना चाहिए और आपके पेपर में वो पूछा जाना चाहिए। तो अगला कॉन्सेप्ट आपसे बीसीए पेपर में पूछा जा सकता है, पर्यावरण का निश्चयवाद क्या है या पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? तो इसका आंसर आप सभी को याद रखना है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के विचार को उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित हुआ। यानी मनुष्य जानता था कि भई प्रकृति जो है वो बड़ी है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति पर विजय नहीं पा सकता था। मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति के अनुरूप ढाला और उसके हिसाब से अपने जीवन को स्टार्ट किया। तो ये क्या है? पर्यावरणीय निश्चय, यानी हम पर्यावरण के निश्चय से चल रहे हैं। पर्यावरण हम पे जो जैसा हमें अवसर मिल रहा है पर्यावरण से, हम उस तरीके से उन अवसरों का लाभ लेकर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इस अवस्था में जैसे यहाँ से आप देखोगे, इस अवस्था में प्रकृति के समक्ष मनुष्य जो है वो कैसा था आपका?
निष्क्रिय था, निष्क्रिय होएगा यहाँ पर, निष्क्रिय था और प्रकृति के अनुसार मनुष्य ने अपने आप को ढाला। प्रकृति जैसा चाहती थी, मनुष्य ने वैसा ही किया। याद रखना है आप सभी को, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रियाओं के आरंभिक अवस्था में मानव की प्रौद्योगिकी का ज्ञान अत्यंत निम्न था। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मनुष्य ने अपने आप को प्रकृति के अनुरूप में ढाला। प्रकृति जैसा चाहती थी, मनुष्य वैसा कार्य करता था। मनुष्य के पास इतनी तकनीक नहीं थी कि वो प्रकृति को झुका सके, यानी प्रकृति जो है उसको अपने अनुसार वो क्या करे, अपनी इच्छा अनुसार उसको उससे कार्य करवाए, या जैसा भी प्रकृति चाह रही है उसके विपरीत वो कुछ कर पा रहा है। जैसे आज के ज़माने में हम देखते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, लोगों ने एसी लगा रखा है, वो गर्मी में भी सर्दी का एहसास लेते हैं। आप देखते हो, आप लोग प्रकृति रूप से, आपकी प्रकृति से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ खाने को मिलता है। परंतु कई बार हम ऐसा देखते हैं कि अगर हमको खाने को ना मिले तो हम जीवित क्या रह सकते हैं? तो बिल्कुल रह सकते हैं। हम ऐसी कई गोलियाँ, दवाइयाँ या ऐसे इंजेक्शन, ऐसी चीज़ों को लेकर हम क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। तो मनुष्य स्टार्टिंग में, मनुष्य की जो प्रौद्योगिकी थी वो प्रकृति के सामने काफ़ी कम थी, इसीलिए मनुष्य ने क्या किया? अपने आप को किसके अनुरूप डाल लिया? प्रकृति के अनुरूप डाल लिया। याद रखना है आप सभी को। तीसरा, इस अवस्था में जो मानव है वो प्रकृति की सुनता था, उसके प्रचंड रूप से भयभीत होता था। जब भी बादल गरजते थे, जब भी बहुत ज़्यादा तड़ित झंझा होता था, तो मनुष्य क्या करता था? मनुष्य समझता था कि प्रकृति नाराज़ है और उसे खुश करने का प्रयास करता था। मनुष्य जो है वो प्रकृति की क्या करता था? पूजा करता था। याद रखना है आप सभी को। चौथे पॉइंट की बात करेंगे, इस अवस्था में हम क्या देखते हैं? मानव ने अपने आप को प्रकृति के द्वारा दिए गए अवसरों के अनुरूप में अपने आप को क्या कर लिया? ढाल लिया। यानी प्रकृति जैसा चाह रही है वैसे ही रहना है। ठीक है भाई, याद रखना आप सभी को। और इस सामंजस्य को पर्यावरण का निश्चयवाद कहा गया, इसे ही पर्यावरण का निश्चयवाद कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे कितने नंबर में पूछा जा सकता है? 3 नंबर में। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जो आप इसमें देख रहे हो क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन में आप सभी का बिल्कुल कि जो आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद, निश्चयवाद, इसमें क्या हो रहा है कि पर्यावरण जैसा निश्चय कर रहा है, वैसा मनुष्य कर रहा है। आप सभी को याद रखना है इसमें, इस तरीके से आप इसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, इस तरीके से आप इसको पहचानेंगे। अब 2 क्वेश्चन और आते हैं आप सभी के पेपर में। एक आता है आप सभी का पेपर में, क्वेश्चन नंबर 1 कि भई प्रकृति प्रकृति का मानवीकरण, मानवीकरण। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है? मानव का प्राकृतिकरण। दूसरा क्वेश्चन आप सभी का ये बनता है। तो दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझते हैं। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जाता है, जैसे आप यहाँ क्वेश्चन देखोगे, कहता है प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मनुष्य क्या करता है? उन अवसरों का उपयोग करता है। इस प्रकार धीरे-धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। यानी अगर आप देख पाएँ, प्रकृति का क्या है? मानवीकरण। तो ये कैसे होता है? क्योंकि प्रकृति के द्वारा मनुष्य को अवसर मिलता है और मनुष्य इन अवसरों का क्या करता है? उपयोग करता है। तो मानव भूगोल की इस विचारधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ से सबसे पहली बात तो ये इतनी सी बात भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। तो याद रखना, पहली बात, मानव भूगोल की इस विचारधारा को हम क्या बोलते हैं? संभववाद भी कहते हैं। और क्योंकि प्रकृति क्या करती है? संभावनाओं को जन्म देती है। और प्रकृति का मानवीकरण क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य उन संभावनाओं का धीरे-धीरे उपयोग करता है। देखो यहाँ पर अच्छी तरीके से बताया भी गया है। यहाँ पर समय के साथ मानव बेहतर तकनीक विकसित कर लेता है। बिल्कुल ऐसा है कि भई जैसे स्टार्टिंग में जब क्लाइमेट चेंज हो रहा था, हिमयुग का दौर आया था, तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। तो ऐसे में मनुष्य ने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया? गुफाओं में शरण ले ली, आग का आविष्कार हुआ या जानवरों का शिकार करके उसके खाल को उसने पहनना शुरू किया, अपने तन को गर्म करना शुरू किया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, धीरे-धीरे तकनीकों का विकास हुआ। हम आगे चल के देखते हैं, जब शिकार सही मात्रा में नहीं मिलने लगे, तो कृषि को बढ़ावा मिला और इस तरीके से पर्यावरण से प्राप्त संसाधन के द्वारा धीरे-धीरे संभावनाएँ जन्म लेती है और इस अवस्था में मानव क्या है, मानवीय क्रियाएँ जो है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का निर्माण करती है और मानवीय क्रियाओं की छाप चारों ओर नज़र आती है। मनुष्य उन संभावनाओं का प्रयोग करता है और वो धीरे-धीरे एक उसके कल्चर का पार्ट बन जाता है। धीरे-धीरे मनुष्य की जो क्रियाएँ हैं, वो उसके चारों तरफ क्या होती है? नज़र आती है।
चारों तरफ उसकी छाप दिखते हैं, उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो इस तरीके से अगर अब पूछा जाएगा संभववाद क्या है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल इसका आंसर दे पाओगे। संभववाद क्या है? और संभववाद मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण अगर आपसे पूछा जाएगा, तो भी इसका आंसर आप अच्छी तरीके से दे पाओगे इस कॉन्सेप्ट के बाद। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मानव का प्रकृतिकरण। पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लिखा है, मानव। मानव का क्या हो रहा है, प्रकृतिकरण। और दूसरी बार में क्या लिखा हुआ है, प्रकृति का मानवीकरण। तो अगर आप देखोगे इसमें, तो जब प्रकृति का मानवीकरण है तो इसमें प्रचंड पवने, है ना, भारी हिम, महीनों तक आकाश दीप्त रहता है, करीब 8 बजे तक अंधेरा कायम रहता है। तो ऐसे में क्या होता है, मनुष्य, प्रकृति ने क्या किया, अपना रौद्र रूप दिखाया। और लेकिन मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने धीरे-धीरे उस प्रकृति पर विजय पाई और प्रकृति का धीरे-धीरे मानवीकरण हो गया। प्रकृति का मानवीकरण होने का मतलब सिंपल सा ये है कि मनुष्य ने प्रकृति पर क्या कर ली, विजय पा ली। तो प्रकृति का मानवीकरण हो गया। और जब मनुष्य क्या करता है, पूरी तरीके से प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है अपने सभी कार्यों के लिए, और प्रकृति को हर एक चीज़ के लिए क्या करता है, वो दोष देता है कि अगर उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो वो प्रकृति की मेहरबानी है, अगर कुछ उसके साथ बुरा हो रहा है तो वो प्रकृति के कारण हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं भई मानव का प्रकृतिकरण होता है, लेकिन मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति के ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे भी का, ये क्वेश्चन नंबर 3 से, नहीं 3 नंबर से आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भई नवनिश्चयवाद क्या है? पहला बात तो आपसे ये पूछा जाएगा, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। दूसरी चीज़ आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि रुको और जाओ, निश्चयवाद क्या है? इसकी विशेषताओं को बताओ। तो आपको सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, आप उसे लिख लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट में आप ये कहोगे कि भई एक प्रमुख भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था ग्रिफ्ट टेलर, उनके द्वारा जो है नवनिश्चयवाद और रुको और जाओ की जो जो ये कॉन्सेप्ट है, जो हम कहें कि ये प्रारूप है, ये इस दुनिया के सामने रखा गया। पहला पॉइंट तो हम यही लिखेंगे। ये संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ग्रिफ्ट टेलर के द्वारा। दूसरी बात हम क्या करते हैं, इन्होंने, ग्रिफ्ट टेलर ने, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, इन्होंने 2 अलग-अलग विचारधारा, पहला पर्यावरणीय निश्चयवाद और दूसरा संभववाद। इन दोनों के मार्ग का बीच का जो रास्ता है उसे परिलक्षित किया। याद रखना है, इन दोनों को मिलाकर इन्होंने ये जो अर्थव्यवस्था, ये एक नई जो है विचारधारा प्रस्तुत की थी। और इन्होंने बताया कि हम कब पर्यावरण का दोहन कर सकते हैं, हम कब पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या पर्यावरण कब हमारे लिए क्या है, अपनी संभावनाओं को जन्म देता है। नेक्स्ट बात आप क्या बता सकते हो? इसमें ये बता सकते हो कि यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर बल देता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला, पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य ना तो प्रकृति को पूरी तरह से उस पे निर्भर हो पाता है और ना ही प्रकृति से स्वतंत्र उसे, यानी उसे स्वतंत्रता अलग नहीं किया जा सकता। आपको याद रखना है, यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि ना तो प्रकृति पे पूरी तरीके से निर्भर रहता है, ना ही वो प्रकृति से पूरी तरीके से अलग रहता है। नेक्स्ट, प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना और उसे विनाश से बचाना होगा हमें, और इसीलिए हमें इसकी जो रेड जेल के द्वारा दी गई प्रस्तावना है, ये इसको हमें फॉलो करना होगा। ये याद रखना आप सभी को। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रकृति की जो सीमाओं का हमें क्या रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि प्रकृति भी हमें अगर अवसर दे रही है तो हम प्रकृति को पूरी इस तरीके से नुकसान ना पहुंचाएं कि वो अपने बिल्कुल चरम पे आ जाए और अंत में फिर हम उसका कभी यूज ही ना कर पाए। औद्योगिकरण की इस अंधी, या फिर हम औद्योगिकरण की इस दौर में हम ये नहीं कर सकते, हम पर्यावरण को पूरी तरीके से दरकिनार कर दें। तो यदि हमें पर्यावरण को बचाए रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें औद्योगिकरण को अच्छी तरीके से यूज करना होगा। याद रखना आप सभी को। संसाधनों का सीमित उपयोग करना है और हमें जंगलों को नष्ट होने से बचाना है। औद्योगिकरण को हमें केवल प्राथमिकता नहीं देना। अगर हम खनन कर रहे हैं तो हमें ऐसा भी नहीं करना कि हम क्या करें, सारे के सारे मिनरल्स को निकाल रहे हैं, जमीन की सारी उर्वरा क्षमता खत्म कर दें, हम लोगों को विस्थापित कर दें, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनेगा आप सभी का, ये यहाँ से बनता है।
जिसमें आपसे मानव भूगोल के या तो क्षेत्र पूछेगा या उपक्षेत्र पूछेगा। जैसे आपसे पूछेगा मानव भूगोल के कितने क्षेत्र हैं? तो सामाजिक भूगोल, दूसरा नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवासीय भूगोल। इसमें से सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल इनको आपको याद रखना है, क्योंकि इसके उपक्षेत्रक भी हैं और उपक्षेत्र भी पूछे जाते हैं। जैसे सामाजिक भूगोल में व्यवहारवादी भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, चिकित्सा, ऐतिहासिक और सामाजिक कल्याण भूगोल आता है। राजनीति में आपको 2 ध्यान रखना है, निर्वाचन और सैन्य। वो चुनाव से संबंधित है, निर्वाचन और सैन्य। अगला क्या है आप सभी का? आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल किससे संबंधित है? संसाधनों से संबंधित है, तो ये भी याद रखना है आप सभी को। इसके अलावा आपसे 1-2 क्वेश्चन और पूछता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि प्रकृति और मनुष्य जो है आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही बात है। प्रकृति और मानव एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकते, क्योंकि आपस में अन्योन्य क्रियाओं द्वारा मनुष्य अपने सभी क्रियाओं के लिए प्रकृति के ऊपर निर्भर है। मनुष्य अपने जीवन को, अगर मनुष्य को जीना है तो प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ करता है। प्रकृति जब उसे अवसर देती है तभी वो उन अवसरों का उपयोग करके आगे कर पाता है। तो हमें सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से पर्यावरण को ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें अपने रीति-रिवाज़ों को ध्यान में रखना होगा। और मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य उन उन संसाधनों का यूज़ करता है जो उसे प्रकृति से मिले। अगर मैं आप लोगों को अगर आज पढ़ा पा रहा हूँ, आप पढ़ पा रहे हो और आप जिस कॉपी पे, किस कागज़ पे लिख पा रहे हो, तो वो प्रकृति द्वारा दिया गया है। तो हम दोनों एक-दूसरे से इतनी घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। जैसे प्रकृति में अगर हम देखें तो प्रकृति में पेड़-पौधों को ही अगर आप देखोगे, तो वो क्या करती है? वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेती है पेड़-पौधे, और बदले में हमें क्या देता है? ऑक्सीजन। हम दोनों एक-दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। मनुष्य क्या करता है? अपने आहार के लिए प्रकृति के ऊपर निर्भर है। साथ ही साथ मनुष्य क्या करता है? खेती-बाड़ी भी करता है। तो मनुष्य प्रकृति के ऊपर निर्भर है और उन संसाधनों का क्या करता है? यूज़ करता है। इसके अलावा भौतिक, मानवीय परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान के प्रतिरूप में किया हुआ है। यानी मनुष्य का जो शरीर है, वो प्राकृतिक चीज़ों से, प्राकृतिक तत्वों से मिलकर बना है। याद रखना आप सभी को। और इसके साथ-साथ कि जैसे पृथ्वी पर जब कोई प्राकृतिक घटना आती है, तो उसका प्रभाव केवल पृथ्वी पे ही नहीं पड़ता, मनुष्य के ऊपर भी पड़ता है। जैसे कि पृथ्वी पर तूफ़ान आता है, तो मनुष्य क्या करता है? आँखें बंद कर लेता है। जब रात आती है तो अंधेरा होता है, तो मनुष्य अपनी आँखें बड़ी कर लेता है। ठीक है? तो याद रखना है आप सभी को। इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी हम अगला क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।